अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच केस क्या होता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या होती है और ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है स्विच केस में। इसे इस वीडियो में समझेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है। स्विच केस स्टेटमेंट दरअसल हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर का एक रिप्लेसमेंट है, एक अल्टरनेटिव है। इससे पहले हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो कि खास तौर पे स्टेटमेंट्स का जो फ्लो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि इफ एल्स स्ट्रक्चर की बजाय स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट कोडिंग की एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने सी लैंग्वेज में एक कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देखें कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है कलर के नाम से और उसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 1। हमारा जो प्रोग्राम है दरअसल करता क्या है, यूजर से इनपुट लेता है 1 से लेकर 3 तक। आप उसको 1 से लेकर 3 तक जो भी नंबर देते हैं ये उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स फराहम करेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है प्रिंट प्लीज चूज अ कलर। आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से कोई एक बटन प्रेस करना है। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो रेड के लिए स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो ग्रीन के लिए स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इसी तरह अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो ब्लू के लिए स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब यहां तक हमारा कोड बिल्कुल क्लियर है कि जो भी नंबर हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो इस कलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर हम 1 एंटर करेंगे तो कलर की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर हम 2 एंटर करेंगे तो कलर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रक्चर जिसको मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर दरअसल हमारे पास स्विच केस स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जो भी वैल्यू कलर में स्टोर होगी वो इस स्विच फंक्शन से पास होगी। अगर कलर की वैल्यू 1 होगी तो इस स्विच फंक्शन से 1 पास होगा और केस 1 एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही केस 1 एक्टिव होगा तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। अगर कलर की वैल्यू 2 होगी तो इस फंक्शन में से 2 पास होगा और केस 2 एक्टिव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, और ये डिपेंड करते हैं इस कलर की वैल्यू के ऊपर। अब हर केस स्टेटमेंट के नीचे आपको यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट नजर आ रही है। इस ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि जब हम चाहते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर हमने 1 प्रेस किया है और ये स्टेटमेंट प्रोसेस हो गई है तो उसके बाद हमारा कोड ब्रेक कर जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम केस 2 पर आए या हम केस 3 पर आए। तो ये हमारे पास इस प्रोग्राम में 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। अब लेट्स सपोज अगर यूजर जो है वो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता तो फिर केस डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा यू डिड नॉट चूज एनी कलर, यानी आपने अपने कीबोर्ड से कोई कलर चूज नहीं किया, यानी आपने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की। तो इस तरह से स्विच केस स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। अब अगर हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपको आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है प्लीज चूज अ कलर, इसके पीछे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट काम कर रही है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करते हैं, अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है यू चूज रेड कलर, यानी यहाँ पे कलर की वैल्यू 1 हो गई और फिर 1 के नीचे की जो ये स्टेटमेंट है यू चूज रेड कलर ये एक्टिव हो गई, केस 1 एक्टिव हुआ और यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई। अब हम इसको दोबारा से कंपाइल और रन करते हैं ताकि हम बाकी ऑप्शंस भी इसके अंदर देख लें। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूं तो आप देखें कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई है वो ग्रीन कलर के लिए स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, यानी कि यहाँ पे केस 2 जो है वो एक्टिव हो गया।
तो इस तरह से आप देखें कि जो भी हम इनपुट देते हैं उसके मुताबिक वो केस एक्टिव हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है स्विच के स्ट्रक्चर, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाने के बाद यहाँ हम अपनी मर्जी का एक मेन्यू बनाते हैं, और मेन्यू बनाने के बाद हम वहां पे यूजर से कहते हैं कि वो कोई एक ऑप्शन प्रेस करेगा और उसके मुताबिक स्विच के स्ट्रक्चर काम करेगा। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि स्विच के स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में हम स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट दरअसल स्विच केस में इस्तेमाल होती है कि जब कभी भी हमारे जो वैल्यू होती है जो कि स्विच फंक्शन में से पास होती है अगर वो किसी भी केस से मैच ना करे तब हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो एक्टिव हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो क्या करता है कि यूजर से ग्रेड इनपुट लेता है, यानी यूजर ने ए से लेकर एफ तक ग्रेड एंटर करना है। जैसे ही जो भी वो ग्रेड एंटर करेगा उसके मुताबिक जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो एक्टिव हो जाएगी और कोई ना कोई वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अब लेट सपोज अगर आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए, बी प्रेस करेंगे तो वेरी गुड प्रिंट होना चाहिए, सी प्रेस करेंगे तो वेल डन प्रिंट होना चाहिए, डी प्रेस करेंगे तो यू पास का स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। इस तरह एफ में बेटर ट्राई अगेन। इन के अलावा ए से लेकर एफ के अलावा अगर आप कोई अल्फाबेट एंटर करेंगे तो आपका डिफॉल्ट केस एक्टिव हो जाएगा और प्रिंट होगा इनवैलिड ग्रेड। तो जैसे हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखिए आप कि एंटर योर ग्रेड, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए एंटर करता हूं तो यहाँ पे आ गया एक्सीलेंट, यानी हमारे जो स्विच के अंदर वैल्यू पास हुई है वो कैपिटल ए पास हुआ है। ग्रेड के अंदर ग्रेड एक वेरिएबल था, कैरेक्टर वेरिएबल था, इसके अंदर ए स्टोर हुआ और यहाँ से ए पास हुआ और केस ए एक्टिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई इनवैलिड आर्गुमेंट एंटर करता हूँ, कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे अगर हमने ए से लेकर एफ तक ग्रेड एंटर करने हैं तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक टी एंटर करता हूँ, टी एक इनवैलिड ग्रेड है, तो जैसे हम टी एंटर करते हैं तो देखें यहाँ पे इनवैलिड ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ग्रेड से टी पास हुआ और टी जो है वो यहाँ पे किसी केस से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफॉल्ट केस जो होगा ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि किस तरह से जब हमने ये चीज़ बतानी हो अपने प्रोग्राम में कि आपका एंटर किया हुआ इनपुट ठीक नहीं है तो उसके लिए हम डिफॉल्ट स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम स्विच केस की एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट स्विच केस से रिलेटेड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्विच केस इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं और हम अपनी मर्जी का ऑप्शन उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप इस कोड की एग्जांपल में समझेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दरअसल यहाँ हम एक गेम बना रहे हैं। ये गेम जो है इसका एक फ्रंट मेन्यू आपके सामने आएगा जिसके अंदर ये ऑप्शंस होंगे कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आप गेम प्ले कर सकेंगे और अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो गेम जो आपका सेव हुआ है वो लोड हो सकेगा। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लेयर गेम खेलना है यानी आपने अपने दोस्त के साथ गेम खेलना है तो उसके लिए आप 3 प्रेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और एग्जिट करने के लिए आप 4 प्रेस करेंगे। तो जो भी वैल्यू हम प्रेस करेंगे, जो भी हम कीबोर्ड से नंबर प्रेस करेंगे वो इनपुट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इनपुट के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, लेट सपोज अगर मैंने 2 प्रेस किया है तो इनपुट में 2 स्टोर हो जाएगा। तो स्विच का जो फंक्शन है इसमें से 2 पास होगा। जब इसमें से 2 पास होगा तो केस 2 एक्टिव हो जाएगा। अब अगर हम केस जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पे हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं और इन फंक्शंस को हमने लिखा कहाँ पे है, उसको हमने लिखा है मेन फंक्शन जब खत्म हो जाता है। ये देखें, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो एरिया है यहाँ पे हमने ये फंक्शंस अपने लिखे हुए हैं। प्ले गेम जो है उसका फंक्शन ये है। जैसे ही प्ले गेम का फंक्शन एक्टिव होगा तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब लोड गेम का फंक्शन एक्टिव होगा तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जब प्ले मल्टीप्लायर का फंक्शन एक्टिव होगा तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इनपुट के अंदर अगर हमने 2 स्टोर किया है तो लोड गेम जो है ये फंक्शन एक्टिव होगा और यहाँ से कॉल किया जाएगा लोड गेम का फंक्शन
और जैसे ही हम यहाँ से कॉल करेंगे तो ये लोड गेम का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और ये लाइन जो है ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, आपने देखा कि ये हमारी फ्रंट स्क्रीन जो है, मेन स्क्रीन जिसको हम मेन मेन्यू कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अब हम जो भी बटन प्रेस करेंगे, जो भी ऑप्शन प्रेस करेंगे, उसके मुताबिक स्विच केस एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी लोड गेम की, अब देखें यहाँ पे अगर मैं 2 प्रेस करता हूं, तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया तो लोड गेम का जो फंक्शन था वो एक्टिव हो गया। कंट्रोल जो था हमारा वो शिफ्ट हो गया लोड गेम की तरफ, और लोड गेम जो है इसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये इसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। तो इस तरह से अगर हम कोई और ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, लेट सपोज अगर मैं इसको दोबारा से रन करते हैं इसको। अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है प्लेयर मल्टीप्लायर गेम कॉल्ड। यानी कि हमने जैसे ही 3 प्रेस किया, तो 3 प्रेस करने के बाद हमारा जो स्विच फंक्शन था, इनपुट में वैल्यू 3 आई, जिससे हमारा केस 3 एक्टिव हो गया, और केस 3 के एक्टिव होने से ये फंक्शन जो है ये एक्टिव हुआ, और जैसे ये एक्टिव हुआ तो उसके बाद यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये जो स्टेटमेंट थी ये यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस एग्जाम्पल को बताने का मकसद ये था कि आप के अंदर जो आपके ओवरऑल प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्विच केस की मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन होगा या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसका डिज़ाइन इंप्रूव हो जाता है स्विच केस की वजह से, क्योंकि इसमें हमारे पास एक मुकम्मल मेन्यू मौजूद होता है, और उस मेन्यू में हम अपनी मर्जी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट जो इससे पहले हमने पढ़ी थी उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं, यानी जहां पे उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ उसकी कुछ हदूद हैं, उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्विच स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। स्विच स्टेटमेंट्स की क्या एडवांटेजेस हैं। स्विच स्टेटमेंट्स के हमारे पास जो मेन एडवांटेजेस हैं वो ये हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी फास्ट काम करती है। यानी इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर हमारे पास एक स्विच फंक्शन होता है, और ये स्विच फंक्शन जो है इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करते हैं, और वैल्यू जो है उसके मुताबिक यहाँ पे कोई ना कोई केस एक्टिव हो जाता है। अगर यहाँ से वैल्यू 1 पास होगी तो केस 1 एक्टिव हो जाएगा। यानी इसके अंदर डिसीजन लेना या ऑप्शन को सेलेक्ट करना काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। अब जैसे कि एक स्विच केस का एक प्रोग्राम हमारे पास है जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक गेम था, उसका हमने मेन्यू बनाया था, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते थे उसके मुताबिक स्विच फंक्शन का वो केस एक्टिव हो जाता था। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये ज़्यादा रीडेबल है। रीडेबल का मतलब ये है कि इसको समझना, इसको पढ़ना आसान होता है। यानी इसको देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किस तरह से प्रोग्राम का फ्लो काम कर रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम एक इफ एल्स प्रोग्राम देखें, ऐसा कि एक इफ एल्स प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर हम 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं या एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। इस प्रोग्राम को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस हैं, और कंडीशंस को देखना, उनको समझना और उनके ऊपर येस और नो अप्लाई करना कंडीशंस के ऊपर, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। उसके मुकाबले में स्विच केस जो है इसको देखते ही समझ में आ जाती है कि हमारे पास जिस तरह का इनपुट होगा उसके मुताबिक हमारा केस एक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस का सामना करना नहीं पड़ता। तीसरा इसका फायदा यह है कि इसमें एरर्स डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान है, इसको देखना, इसको समझना हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो इफ एल्स का जो प्रोग्राम है उसके मुकाबले में एरर्स फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि अब ये इफ एल्स का प्रोग्राम है, यहाँ पे अगर कहीं पे कोई एरर आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके मुकाबले में स्विच केस के अंदर अगर कहीं पे कोई एरर आ जाएगा तो वह हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा उसको डिटेक्ट करना। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जिससे हमें ये बात समझ में आई कि स्विच स्टेटमेंट की मदद से लॉजिक जो होती है प्रोग्राम की वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, प्रोग्राम का फ्लो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और प्रोग्राम को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की कि ये किस लिमिट तक काम कर सकती है स्विच स्टेटमेंट।
सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास ये जैसे अगर हम लिखते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है? ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 5 इज लेस देन 7, तो लेस देन क्या है? ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके अलावा जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7, इनके दरमियान अगर हम एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं एंड ऑपरेटर, या इसके अंदर हम एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और ऑपरेटर, इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं इनपुट की वैल्यू ग्रेटर है 6 से, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया? एक रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एरर आएगा। जैसे ही हमने इसको रन किया, कंपाइल किया, तो आप देखें कि यहाँ पे एरर आया है कि यहाँ पे हमें वार्निंग मिल रही है कि जो केस लेबल है उसकी वैल्यू आप इसके अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है जिसकी मदद से हम अपना केस डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर हम आगे अगर कोई और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहें भी तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू पास होती है स्विच फंक्शन में से वो एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि जिसकी मदद से हमारा कोई ना कोई केस एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड लिमिटेशन की। वो ये है कि ये जो हमारे पास स्विच फंक्शन है या स्विच स्टेटमेंट है, ये फ्लोट डेटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं करती। यानी आपने देखा कि यहाँ पे जो इनपुट हमने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर हम जो भी वैल्यू यहाँ से 1 प्रेस करेंगे तो इनपुट में 1 स्टोर हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो इनपुट में 2 स्टोर हो जाएगा और 3 प्रेस करेंगे तो इनपुट में 3 स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये जो इनपुट वेरिएबल है इसकी टाइप हम इंटीजर रख सकते हैं या हम इसकी टाइप कैरेक्टर रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप फ्लोट रख देता हूं और यहाँ पे भी हम इसको %d से %f कर देते हैं और उसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एरर आएगा। जैसे ही हमने इसको रन किया आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है कि स्विच क्वांटिटी इज नॉट एन इंटीजर। यानी वही कह रहा है कि स्विच की क्वांटिटी इंटीजर यहाँ पे नहीं है बल्कि फ्लोट आपने ली हुई है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर आपने जो वैल्यू पास करनी है वो इंटीजर होनी चाहिए या वो कैरेक्टर होनी चाहिए। तो इसको हम वापस ठीक कर देते हैं और इसको हम इंटीजर कर देते हैं यहाँ से और इसको %f से वापस %d कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से चल गया। इसकी जो तीसरी लिमिटेशन है कि इसके अंदर हमारे लिए लाजमी होता है कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी केसेस हैं तमाम के तमाम एक्टिव हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि केस 2 एक्टिव हो, इनपुट से वैल्यू पास हुई 2, केस 2 एक्टिव होगा, केस 2 के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस होगी, उसके नीचे जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो इस पूरे फ्लो को ब्रेक कर देगी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट सारी निकाल देता हूं तो आप देखिएगा कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास केसेस हैं तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ से मैंने ब्रेक स्टेटमेंट निकाल दी है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो केस 1 है उसको सिर्फ एक्टिव होना चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे केस 1 भी एक्टिव हो गया, प्ले गेम कॉल्ड ये भी प्रिंट हो गया, केस 2 भी एक्टिव हो गया, केस 3 भी एक्टिव हो गया। यानी जितने भी केसेस थे तमाम के तमाम केसेस एक्टिव हो गए। उसकी वजह ये थी कि हमने दरमियान में से ब्रेक स्टेटमेंट निकाल दी थी। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट फिर से ऐड कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि जो केस मैं चाह रहा था वही अपडेट होगा और अब यहाँ पे मैंने फिर से जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको मैंने फिर से ऐड कर दिया है और अब हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट के ऐड करने से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो केस आप चाहेंगे सिर्फ वही प्रोसेस होगा। अब हम इसको फिर से रन करते हैं तो अगर मैं 1 प्रेस करता हूं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ प्ले गेम कॉल्ड यानी कि केस 1 ही एक्टिव हुआ है। प्ले गेम का जो केस 1 था सिर्फ वो एक्टिव हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर दी है। तो इसके अंदर हमारे लिए लाजमी होता है कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है।
तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो दरअसल हमारे पास कितनी ज़रूरी है, कितने उसके फ़ायदे हैं, लेकिन कहीं पे उसके फ़ायदे हैं और कहीं पे कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, और उसको भी आज हमने स्टडी किया। तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, कहीं पे हम स्विच स्टेटमेंट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है इस्तेमाल करना, और कहीं पे स्विच स्टेटमेंट की लिमिटेशंस की वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है इफ एल्स स्ट्रक्चर की। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं।